नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जो दौरा है वो स्थगित हो गया है। अब मार्च में मुखबा आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो स्थगित हो गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब मार्च में मुखबा आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा टला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बर्फबारी या येलो अलर्ट देखने को मिला, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अब टल गया है। 27 फरवरी को उत्तरकाशी आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार ने 27 फरवरी को, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के कार्यक्रम के हिसाब से तैयारियां की थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का और येलो अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और हर्षिल आने का कार्यक्रम था। अब वो मार्च में आ सकते हैं। राज्य सरकार उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के हिसाब से तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है। और अल्मोड़ा में लघु सिंचाई विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 294 योजनाओं पर काम चल रहा है। लघु सिंचाई खंड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीडी सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से गांव-गांव में सिंचाई संबंधित कार्यों को पहुंचाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में युद्ध स्तर पर काम जारी है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है और कुछ योजनाएं फाइनल स्टेज में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चेक डैम योजना के लिए लघु सिंचाई विभाग को नोडल बनाया गया है, जिसके लिए नाबार्ड के वित्तीय सहायता से उनके विभाग ने कई गांव में डैम चौक बनाए गए हैं। इन चेक डैमों से किसानों को सिंचाई करने में मदद मिल रही है। योजना चल रही है पीएमकेएसवाई में 294 योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, तो जिसमें से अधिकतर हमारी योजना अब अंतिम वर्ष है उसका कंप्लीशन का, तो अंतिम वर्ष में हमारी सभी योजनाएं कंप्लीट कर ली जा रही हैं। और जिसमें जहाँ योजनाएं हमारी उनके जो ग्रामवासी या कृषक हैं उनको भरपूर लाभ उनको दिया जाए। जैसे कि सरकार की मंशा है कि कृषकों की आय दुगनी करने का, तो उस पर हम कृषकों की आय दुगनी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस ने प्रदेश में सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड विधानसभा में पारित होने वाले विधेयक पर सवाल खड़ा किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि एक ही राज्य में सरकार 2 भू कानून को लागू करना चाहती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। सरकार ने प्रदेश के भू कानून और अधिक कमजोर किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है, 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमज़ोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है, सरकार का एक षड्यंत्र है कि आइए और जो है खुलेआम जो है इस प्रदेश के अंदर जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम करे। आपको बता दें कि इस पर पलटवार करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना रह गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। भू कानून को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है
कि जो सरकार है वो एक प्रदेश में 2 भू कानून लागू करना चाहती है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, एक प्रदेश 2 भू कानून, ऐसा कांग्रेस कह रही है, ये गलत है। इसी का पलटवार करते हुए महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। इसमें टेक्निकलिटी क्या है? क्या एक प्रदेश में 2 भू कानून लागू किए जा सकते हैं? क्या कांग्रेस सही विरोध कर रही है या फिर इसको एक राजनीतिक अमलीजामा पहनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है? बिल्कुल, उत्तराखंड में भू कानून लागू हो गया है, विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है, कैबिनेट से मंजूरी हो गई है, लेकिन फिलहाल जो विपक्ष है वो इसका लगातार विरोध कर रहा है। भू कानून चूंकि जो जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उसमें उनको बाहर रखा गया है और साथ ही साथ जो पहाड़ के जिले हैं, 11 जिलों में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों लैंड पे जो है खरीदने की परमिशन नहीं दी गई है। अगर आप लैंड खरीदते हैं तो आपको पोर्टल, पहले क्या होता था, जिलाधिकारी से जो है परमिशन हो जाती थी, लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से आपको परमिशन लेनी होगी, तो इसको लेकर के रोक लगा दी गई। लेकिन वही विपक्ष कांग्रेस का कहना है कि क्या सरकार 2 भू कानून लेकर के आ रही है, सरकार क्या अलग अलग जिलों में बांट रही है लोगों को, तो इस तरीके की चीजें विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन फिलहाल प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विपक्ष का काम है विरोध करना और वो लगातार विरोध ही करती है, लेकिन फिलहाल भू कानून जो है वो लागू किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में जो है लोग उससे खुश है भू कानून लागू करने को लेकर के। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है ये है कि सरकार जो है 2 भू कानून लेकर के आ रही। 2018 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कानून को हटाया था कि कोई भी व्यक्ति अब जमीन खरीद सकता है, लेकिन फिर जाकर के अब उन्हीं के ही, बीजेपी के ही जो मुख्यमंत्री है, उस पे जो है उनको उनके जो आदेश है उसका पालन न करके अब वो फिर से भू कानून लागू करने जा रहे हैं। तो क्या ये विरोधाभास है? सरकार की तरफ से क्या विरोधाभास है? इस तरीके के आरोप जो है विपक्ष लगातार लगा रहा है। जी बिल्कुल, एक और बात यहाँ पर निकल कर ये आती है अनुज कि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के हमलावर रहता है कानूनों को लेकर के, जबकि हर जिले का और कहें तो उत्तराखंड को भूमि को लेकर के एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है कि वह हर कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उसके एक अलग नियम है। तो क्या इन नियम, तो कांग्रेस की सरकार रही है तब भी यही नियम थे या भारतीय जनता पार्टी आने के बाद नए नियम लेके आई है? बिल्कुल, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय नियम कुछ दूसरे थे और जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें कुछ नियम दूसरे हैं। अगर आप नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत है तो 250 वर्ग मीटर की आप जमीन खरीद सकते हैं, या नगर निगम क्षेत्र के बाहर है तो करीब 350 मीटर की आप जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाहरी व्यक्ति जो यहाँ जमीन खरीद रहे थे, जो पहाड़ की जमीन खरीद रहे थे, और साथ ही साथ जिस उद्देश्य से आपने जमीन खरीदी हो वो उद्देश्य आपने अगर पूरा नहीं किया, मान लीजिए आपने रिसोर्ट के लिए जमीन खरीदी, या आपने होटल बनाने के लिए जमीन खरीदी, या आपने योगा के लिए जमीन खरीदी, तो आपने अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं किया तो वो जमीन जो है सरकार के खाते में चली जाएगी। बिल्कुल, और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि आपको 10 साल में, 5 साल में जिस कार्य के निमित्त ये जमीन लीज पर ली गई है या खरीदी गई है, अगर आपने वो काम नहीं किया तो ये पट्टा स्वतः निरस्त हो जाएगा, ऐसा उसमें लिखा होता है। अनुज, बिल्कुल, अगर आपने जो है लीज पे जमीन ली है और या आपने जमीन खरीदी है, तो अगर 5 साल या 8 साल की अगर आपने लीज ली है तो लीज के बाद जो है अगर आप टाइम बाउंडेशन है, अगर उस समय पे आप वो कार्य नहीं करते हैं तो सरकार जो है उस जमीन को जो है अपने खाते में नहीं ले रही है। अल्मोड़ा के भी कई मामले सामने आए, उधम सिंह नगर के कई मामले सामने आए, हरिद्वार के मामले सामने आए। तो सरकार ने अब ये भू कानून बनाया, जब ये लागू होगा, लागू होने के बाद जो खरीद फरोख्त है, जो बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर के खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा रोक लगेगी और साथ ही साथ जमीनों की जो उचित मूल्य है उस मूल्य किसानों को मिलेगा। अभी तक की क्या होता था कि पंजाब, हरियाणा या हिमाचल के बाहर का व्यक्ति जो है आकर के यहाँ किसानों की जमीन खरीद लेता था, लेकिन फिर जो है उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन अब भू कानून के तहत उनका उचित मूल्य मिल पाएगा। जी जी, आप अनुज अवस्थी हमारे साथ बने रहेंगे और भी खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के कामों में 130 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में 6 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अब इन मामलों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने पर्यटन विभाग, ITI, दून मेडिकल कॉलेज समेत अन्य सरकारी परियोजनाओं में पैसों की हेराफेरी, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और
धन के दुरुपयोग के मामले में 130 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं और गबन के संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस का मामले में अधिकारियों की विभागीय जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। इकाई के हैं प्रथम के, इनके द्वारा जो है 6 प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए थे, जिसमें सुनील मलिक जी हैं, प्रबंध निदेशक निर्माण इकाई के हैं प्रथम के, इनके द्वारा जो है 6 प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए थे, जिसमें इनके द्वारा जो इंक्वायरी जो पूरे विभाग द्वारा की गई थी 2018-19 से पूर्व के जितने भी निर्माण के प्रकरण थे उसमें विस्तृत इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद पाया गया कि उसमें करीब 6 मामलों में करीब 130 करोड़ रुपए का गबन जो है वित्तीय अनियमितता अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके की गई थी। इसमें 6 मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं। विवेचना में साक्ष्य जल्दी एकत्र हो जाए। इन अधिकारियों के खिलाफ जो भी मामले अनुज, वित्तीय अनियमितता यानी 130 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता उस समय की है, यानी 2000 से पहले की है, जब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त 130 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की हेराफेरी के मामले में 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कई फंडों पे, चाहे वो दून मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे वो ITI हो, साल 2018-2019 में जो है कई मामले सामने आए, इसमें वित्तीय अनियमितता हुई। करीब 130 करोड़ रुपए के अलग अलग मदों से जो है पैसा लिया गया और उन पैसों का जो खर्च है वो किसी अन्य उसमें दिखाया गया, अन्य जो बिल उसमें लगे हुए वो दिखाया गया। एक सुनील कुमार हैं जो जिन्होंने FIR दर्ज कराई है और राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी में FIR है। अब इसकी जो जांच है वो SIT तक पहुंचेगी। SIT इसकी जांच करेगी, क्योंकि कई सफेदपोश इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि UPRNN का मामला है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, त्रिवेंद्र सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, लेकिन फिलहाल उसकी जो घोटालों की लिस्ट है वो काफी लंबी है। लेकिन अब ये मामला खुल करके सामने आया है, जिस पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगातार जांच की जा रही है, चाहे वो दून मेडिकल कॉलेज हो, कौशल विकास हो, इसके अलावा UPRNN ने और जहां जहां पे जो है निर्माण कार्य कराए वहां पे कितनी अनियमितताएं हुई हैं, इसकी सबकी जांच जो है अब SIT करेगी। जी, दरअसल इसमें उत्तर प्रदेश का क्या रोल रह गया है अनुज, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के का रोल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम जब उत्तर प्रदेश था तो उस समय से ही ये जो विंग है, एक जिस तरीके से NBCC है या नोडल एजेंसी है, उस नोडल एजेंसी के तरीके ये काम करती है और इसका जो ऑफिस है वो उत्तराखंड में भी बना हुआ है। तो उत्तराखंड के भी जो निर्माण कार्य है वो UPRNN के तहत जो है टेंडर निकलते थे और निर्माण कार्य किए जाते थे। किसी बिल्डिंग बनाने का निर्माण कार्य हो, किसी सड़क बनाने का निर्माण कार्य हो, ये निर्माण कार्य किए जाते थे। तो उसका जो एक ऑफिस है वो उत्तराखंड में भी बना हुआ है और उत्तराखंड के जो कार्य हैं वो यहाँ से होते थे। पहले ये ऑफिस जो है लखनऊ हुआ करता था, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण ये ऑफिस राजधानी देहरादून बनाया गया और यहाँ से ही सारे टेंडर होने लगे। उसके बाद जब ये घोटालों की लिस्ट जारी हुई, अब ये बड़ा घोटाला, इससे पहले भी घोटाले UPRNN में हुए, ITI में लेफ्ट लगाने को लेकर के था, सूचना प्रौद्योगिकी निर्माण को लेकर के था, दून मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर के था, उसमें कई वित्तीय अनियमितताएं थी। अब जाकर के 130 करोड़ का ये घोटाला सामने आया। अब इसमें SIT लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद जो अधिकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया, क्योंकि अब कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब SIT किस प्रकार से जांच करती है ये देखने वाली बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। देहरादून विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समाज के लिए विवादित बयान पर तल्ख सल्ट समाज समिति ने आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं तल्ला सल्ट समाज समिति अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ और पहाड़ियों की शोभा पर अभद्र बयान दिया, जिसका तल्ला सल्ट समाज समिति पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार भाषा किसी तरह से माफी योग्य नहीं है। इस प्रकार के लोगों का समाज और सरकार से बहिष्कार होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा
पहाड़ के बारे में और पहाड़ियों के बारे में जो अशोभनीय भाषा बोली गई, जो अभद्र भाषा बोली गई, पहाड़ और पहाड़ियों के बारे में जो भी अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसका तलासठ समाज समिति विरोध करती है। और ऐसी निंदनीय जो भाषा उन्होंने बोली, उस भाषा के लिए हम उसका बहिष्कार करते हैं। और एक संवैधानिक पद पर रह करके इस प्रकार की भाषा जो उनके द्वारा बोली गई बहुत ही अशोभनीय है और जो किसी भी प्रकार से माफी योग्य नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विकास प्राधिकरण को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों और कई संगठनों ने डीडीए के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इसके नियमों को मानकों के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डीडीए लागू कर सरकार ने निकाय को कमजोर करने का काम किया है। पहले निकाय को मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार होता था, लेकिन जिला प्राधिकरण लागू कर सरकार ने निकाय का अधिकार छीनने का काम किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने डीडीए को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं सुना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मानचित्र स्वीकृत करने से जो आय उस निकाय की होती थी, आज वो उससे वंचित हो गई है। वो अधिकार छीन लिया गया है। संविधान संशोधन 74वां जो संविधान संशोधन है, उसके तहत ये प्राविधान किया गया है कि निकायों को मजबूत किया जाएगा, निकायों को और सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन हमारी ये सरकार जो है वो निकायों को नितांत कमज़ोर करने पर तुली हुई है। जो अधिकार उनको पहले से दिए गए थे, स्वतंत्रता के पहले से ही जो अधिकार उनको दिए गए थे, वो इस सरकार ने छीन लिया है। उत्तराखंड के रामनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ रहा है। इस बार की कांवड़ यात्रा कई मायनों में खास है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, पहली बार कांवड़ उठाने वाले श्रद्धालु भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पूरे जोश और श्रद्धा के साथ भक्त गंगाजल लेकर शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं रास्ते में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। कांवड़ियों का फलाहार और प्रसाद वितरित किया जा रहा है। स्थानीय लोग फूल बरसा रहे हैं और जयकारे लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। कम से कम 30 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर, और शासन और प्रशासन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम सब गांव वाले यहाँ पे शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं और यहाँ पे रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारे भोले यहाँ प्रसाद का खा के जाते हैं और ये मालदन का एक बहुत बड़ा मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये कम से कम 30 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर, और शासन और प्रशासन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम सब गांव वाले यहाँ पे शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं और यहाँ पे रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि शहर में अभी ट्रैफिक की समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। फ्लाईओवर के नीचे जो डेड एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शहर में 12 जगह और नई ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी, जो जल्द ही लग जाएंगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए जो संभव होगा वो कोशिश जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाएगा। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर सारना नदी के किनारे राजा ढाबे के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी ली। बता दें कि पूछताछ में पुलिस को तस्कर ने बताया कि गांजे को सस्ते दामों पर खरीदकर मजदूरों वर्ग में उनके लोगों को महंगे दामों पर बेचने का काम करता था। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।